हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? हम डिस्कस कर रहे थे कल आईपीएम के बारे में, और हम बात कर रहे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और किन टेक्निक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस आती हैं, राइट? आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएम के बारे में ही आगे, जैसे कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर जब हम बायोपेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो कौन सा बायोपेस्टिसाइड हमें किससे मिलता है, ये बात करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग एक लास्ट में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। हर एक फैक्ट में आईपीएम से रिलेटेड कौन से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको पता है जब हम आईपीएम की बात करते हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी आता है, केमिकल कंट्रोल भी आता है। केमिकल कंट्रोल वाला पार्ट हम बीच में कवर कर लेंगे, वहां से मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी अभी स्टार्टिंग के लिए। और जो बाद की चीजें जैसे कि पॉलीफेगस पेस्ट है उसको हम अभी कवर कर लेंगे। तो जैसे हमारे ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनको हम नोट करेंगे। और इसके बाद में कल से हम पॉलीफेगस पेस्ट को कल से हम पेस्ट ऑफ क्रॉप के जो पेस्ट हैं उनको हम शुरू कर देंगे। इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ऑफ क्रॉप्स, इस टॉपिक को कल से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? चलो ठीक है। बाकी लोग आगे हो बेटा तो कंफर्मेशन दे दो, हेलो बोल दो, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए हैं तो अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो आईपीएम को ही कंटिन्यू करेंगे, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं पॉलीफेगस पेस्ट, और तीसरा हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो मैं खुद से आपको करवाऊंगी यहाँ पे। ओके, चलिए। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स। बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं। बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स का मतलब है, या पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि जिनको बॉटनी से रिलेटेड चीजों से डिराइव किया गया है। बॉटनी से रिलेटेड चीजों का मतलब है प्लांट से रिलेटेड, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो प्लांट में नेचुरली रह रहा है जो कि एज अ पेस्टिसाइड एक्ट करता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम प्लांट से डिराइव करते हैं वो बोटैनिकल पेस्टिसाइड में आता है। तो बोटैनिकल पेस्टिसाइड में बेसिकली क्या आता है, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो हम प्लांट से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेनोन की अगर हम बात करते हैं तो रोटेनोन आपका बोटैनिकल पेस्टिसाइड है, जिसको हम किससे आइसोलेट करते हैं, डेरिस चाइनेंसिस एंड लॉन्कोकार्पस से, रूट से आइसोलेट करते हैं। डेरिस चाइनेंसिस की बात करें, यहां पे आप प्लांट देख सकते हैं। अब रोटिनोन मेनली कैसे एक्ट करता है, एक तो ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है। कॉन्टैक्ट पॉइजन सबको पता है, जिस साइट पे हम स्प्रे करते हैं इसका एक्शन उसी साइट पे रहेगा। अगर सिस्टेमिक लिखा होता तो, सिस्टेमिक का मतलब है जहां पे हमने स्प्रे किया वहां से पूरे प्लांट में फैल जाएगा। तो बेसिकली रोटिनोन क्या है, आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन है और रेस्पिरेटरी इनहिबिटर है। एक और चीज रेटिनॉन के बारे में, कि जो रोटिनॉन है वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो रोटिनॉन सनलाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। कॉन्टैक्ट पॉइजन है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर है। कहां से मिलता है, रूट्स ऑफ डेरिस प्लांट से मिलता है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, दूसरा क्राइसेंथेमम। अब आप सबको पता होगा, ये बताओ क्राइसेंथेमम से क्या मिलता है, सबको पता होगा। क्राइसेंथेमम की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो ड्राइड फ्लावर है, क्राइसेंथेमम के ड्राइड फ्लावर से हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो है पायरिथ्रम। पायरिथ्रम को हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, हाउस होल्ड इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए यूज किया जाता है।
तो याद रखना जो पायरिथ्रम है वो हमें किससे मिलता है, क्राइसेंथेमम के फ्लावर से मिलता है, ड्राइड फ्लावर से मिलता है। और ये जो हमारे पास बायोपेस्टिसाइड है सेफ है और इजीली डिग्रेड हो जाता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में या नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। कहां पे एक्ट करता है, अब हमने जो पहले पढ़ा वो रेस्पिरेशन पे एक्ट करता है, बट ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, तो पायरिथ्रम किस पे एक्ट करता है, इंसेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ये भी क्या है, फोटो अनस्टेबल है और इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड्स। अगला हमारे पास में जो है नीम है। नीम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के बारे में आप बच्चों ने सुना होगा, सुना है, NSKE सुना है। तो हमारे पास में नीम के भी अलग अलग चीजें आती है, नीम पाउडर आता है, ड्राइड पाउडर आता है, नीम का सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आता है। और ये जो नीम है, नीम के पास में भी क्या है, कुछ रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो नीम है, एक तो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज है, दूसरा एंटी फीडेंट की, इस पे क्या करेगा, इंसेक्ट फीड नहीं करेगा। इंसेक्ट मतलब कि वाइड रेंज ऑफ पेस्ट। स्पेशली बात करें डेजर्ट लोकस्ट की, जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है सारे यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड पर्पस से, सब में मतलब बेसिकली इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो NSKE जो मैं बोल रही हूँ, सीड कर्नल जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है। बायोलॉजिकली बात करें, नीम में क्या पाया जाता है, ये तो आप सबको पता होगा, अजेडिरेक्टा इंडिका इसको बोलते हैं। तो इसमें अजेडिरेक्टिन तो डेफिनेटली पाया जाता है, नीम में अजेडिरेक्टिन तो डेफिनेटली पाया जाता है, और लिमोनॉइड्स पाए जाते हैं। नीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में मार्गोसाइड है, अचूक है, इनको हम किससे लेते हैं, नीम के सीड से लेते हैं, कर्नल से। तो ये जो आपकी हैं, ये नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं इन फॉर्मुलेशंस को। क्लियर है यहां तक। अगला हमारे पास में है टोबैको। अब टोबैको की बात करते हैं। टोबैको आपका क्या है, इसमें होता है निकोटीन, सबको पता है, ये तो नॉर्मल सी चीजें है ना। टोबैको में पाया जाता है निकोटीन। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया कितना बनाता है, 40% बनाता है निकोटीन सल्फेट, जो कि आपका एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज होता है। यानी कि इंडिया बनाता है इसकी फॉर्मुलेशंस 40% निकोटीन सल्फेट फॉर्मुलेशन, किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, क्योंकि विद इन द कंट्री ये क्या है, इनहिबिटेड है। नेक्स्ट, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सॉफ्ट बॉडीड सकिंग इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो एज कॉन्टेक्ट पॉइजन, कि ये भी क्या है, आपका कॉन्टेक्ट पॉइजन है। राइट, तो ये कुछ आपके बोटानिकल्स थे, कुछ हम फैक्ट्स में कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस अब क्या होता है, क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसी क्वालिटी होती है प्लांट में जिसपे प्लांट क्या कर सकता है, अटैक को या तो होने नहीं देगा, अवॉइड कर देगा, या तो फिर अटैक को, अगर इंसेक्ट अटैक करे तो उसको टॉलरेट कर जाएगा, सहन कर जाएगा, या फिर उस अटैक से क्या करेगा, रिकवर हो जाएगा। तो जब हम सहन करने की बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अदर स्पीशीज के साथ, मतलब या फिर अदर मेंबर्स के साथ में जो सेम स्पीशीज के मेंबर्स हैं। तो हमारे पास में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसे प्लांट क्या करता है, चीजों को अवॉइड कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, या फिर रिकवर कर लेता है कि कुछ कंडीशंस के अंदर। इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को प्लांट की हम क्या बोल देते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो क्या लिखता है ये, दोज कैरेक्टर्स दैट enable a plant to avoid, tolerate and recover from attacks of insects under conditions that would cause greater injury
टू द प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ये हमें समझ में आ गया है ना। दूसरा, इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटीज ऑफ अ प्लांट दैट इन्फ्लुएंस द अल्टीमेट डिग्री ऑफ डैमेज डन बाय द इंसेक्ट्स। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट की जो डिसाइड करती है कि क्या आपका डैमेज का रहेगा इंसेक्ट्स का इफेक्ट ऑन द प्लांट। ठीक है, इनहेरिटेबल क्या है, ये क्वालिटी है। नाउ अब बात करते हैं कि जब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसमें दो टर्म्स पढ़ने को आती हैं। एक आती है आपकी एंटीजेनोसिस और एक आती है आपकी एंटीबायोसिस। ठीक है, एक हमारे पास में एंटीजेनोसिस और एक हमारे पास में आती है, जस्ट अ मिनट, अच्छा आ गया लिखा, ठीक है, और एक हमारे पास में आती है एंटीबायोसिस। अब एंटीजेनोसिस क्या होता है और एंटीबायोसिस क्या होता है? जेनोसिस में क्या होता है कि आपका जो इंसेक्ट होता है वो प्रेफर नहीं करता है प्लांट को। रीजन क्या है? प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं। यानी कि एंटीजेनोसिस में क्या होता है, जो भी आपका इंसेक्ट है वो प्लांट को प्रेफरेंस नहीं देगा या प्लांट के ऊपर एगलिंग वगैरह नहीं करेगा क्योंकि प्लांट उसके लिए सुटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वैक्सेस प्रेजेंट होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ हमें कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम शुरू में बात कर रहे हैं किसकी, एंटीजेनोसिस की, जिसको हमने बोला कि नॉन प्रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रेफरेंस का मतलब है कि इंसेक्ट उसको प्रेफर नहीं कर रहा है। अब इंसेक्ट प्लांट को क्यों प्रेफर नहीं कर रहा है? क्योंकि प्लांट के पास में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंसेक्ट को पसंद नहीं है। पसंद नहीं है मतलब कि उसकी ओवी पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कि एंटीजेनोसिस की बात करें तो इट डिटर्स द पेस्ट फ्रॉम फीडिंग, ओवी पोजीशन, शेल्टरिंग ऑन द प्लांट ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। यानी कि जो प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसकी वजह से जो पेस्ट है ना वो वहां पे एगलिंग करेगा, ना वो फीड करेगा, ना वो वहां पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट है ट्राइकोम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल बात करें, सेकंड है थिक सेल वॉल्स, थर्ड है सरफेस वैक्सेस एंड फोर्थ है सिलिका कंटेंट। ठीक है, ओके। तो यहां पे जब हम ट्राइकोम्स की बात करते हैं, ट्राइकोम्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेम पोर्शन पे होंगे, लीव्स पे होंगे। अब हेयर जब प्रेजेंट होते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है इंसेक्ट्स को, एक तो एगलिंग में और दूसरा फीड करने में। तो जब भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो इंसेक्ट्स को ओवी पोजीशन में और फीडिंग में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज एंड हॉपर्स। ठीक है, तो कॉटन में बाल होते हैं, सबको पता है। तो आपके जो कुछ व्हाइट फ्लाइज हैं या कुछ हॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, वहां पे ओवी पोजीशन के लिए उनको डिफिकल्टी होती है। दूसरा, थिक सेल वॉल्स। तो जहां पे भी थिक सेल वॉल्स होंगी तो आपको पता है अगर सेल वॉल थिक है तो इंसेक्ट को फीड करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तीसरा है हमारे पास में सरफेस वैक्सेस। तो सरफेस वैक्सेस भी अगर प्रेजेंट होंगी तब भी एगलिंग के लिए प्रॉब्लम है। सिलिका कंटेंट इन लीव्स, कई बार क्या होता है जो सिलिका कंटेंट होता है उसकी वजह से भी आपको जो पेस्ट है वो प्रेफर नहीं करता है, जैसे कि स्टेम बोरर्स के केस में। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो जो हम बात कर रहे हैं अभी। हेयर स्टेम की बात की थी, ट्राइकोम्स की बात की थी, है ना, सरफेस मॉर्फोलॉजी की बात की थी, देख सकते हो सामने फोटोज। वैक्सेस की बात देख कर लो, सरफेस वैक्सेस की बात की थी ना। अगला हमारे पास में है एंटीबायोसिस। अब एंटीजेनोसिस हो गया, एंटीबायोसिस क्या होता है? प्लांट के पास में बायोसिस का मतलब है कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास बाकी के पेस्ट हैं वो फीड नहीं कर रहे हैं। तो प्लांट्स हैव सर्टेन बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल फैक्टर्स दैट adversely affect insect survival and development, influencing insects' progeny. It adversely affects the biology of insect, leading to the death of young insects.
reduced growth rates, high mortality rate of larvae and pupae, reduced fecundity और smaller size। कि जब भी हम बात करते हैं एंटीबायोसिस की, तो एंटीबायोसिस से क्या होता है, कुछ आपके ऐसे बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं या बायोफिजिकल बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट की सर्वाइवल और डेवलपमेंट पे फर्क डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यंग इंसेक्ट्स है उनकी डेथ हमें देखने को मिलेगी, ग्रोथ रेट कम देखने को मिलेगा, मोर्टेलिटी रेट हाई देखने को मिलेगा, और जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है या जो फेकंडिटी है वो भी रिड्यूस्ड या कम देखने को मिलेगी, और इंसेक्ट का साइज भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जब आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट में नहीं होंगे जो पेस्ट को चाहिए, तो पेस्ट वहां पे क्यों आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ब्राउन प्लांट हॉपर है, जिन वेराइटीज में एस्पार्जिन कम है उनमें ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक उतना ज्यादा नहीं होता है या रेजिस्टेंट होती है। टॉक्सिक कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी दिए हैं, है ना, पर वो ओवरऑल है, यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया, वो ओवरऑल है। यहाँ पे ये देखो, एंड डिम्बोआ फैक्टर होता है मेज में फॉर बोरर्स। कॉर्न में अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्टर होता है जिसको हम डिम्बोआ बोलते हैं, केमिकल होता है जिसकी वजह से जो बोरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। लुसर्न में भी बात करें तो जो आपका एफिड है, एफिड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, हाई सेपोनिन लेवल की वजह से। तो ये आपके ओवरऑल एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ, ये एंटीबायोसिस के एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है, ओके। और एंटीजिनोसिस आ गया, राइट। चलिए यहां पे हम बात कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कॉटन में, कॉटन में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बॉलवॉर्म का जो अटैक है वो क्या हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस मिलती है जिसकी वजह से, जैसे कि गॉसिपोल इन कॉटन, फॉर एग्जाम्पल गॉसिपोल इन कॉटन, ओके। अब हमारे पास में रेजिस्टेंस में ही हम बात करेंगे टॉलरेंस की, कि टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस में पर्टिकुलरली क्या होता है कि कोई भी होस्ट प्लांट है वो किसी पेस्ट के आगे सरवाइव कर जाएगा, यानी कि वो टॉलरेट कर जाएगा इफेक्ट ऑफ द पेस्ट को, ना तो उसकी कोई सीरियस इंजरी आपको देखने को मिलेगी, ना ही उसकी कोई डेथ देखने को मिलेगी, या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। तो जो आपका द एबिलिटी ऑफ अ होस्ट प्लांट टू विथस्टैंड एन इंसेक्ट पॉपुलेशन दैट वुड सीवियरली डैमेज अ ससेप्टेबल प्लांट, कि अगर ये यही पॉपुलेशन किसी ससेप्टेबल प्लांट पे आती तो उसमें बहुत लॉसेस होते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉसेस हैं वो आपकी कंपैरेटिवली कम होते हैं टॉलरेंट वेराइटीज में। तो टॉलरेंस का एक ऐसी एबिलिटी है होस्ट प्लांट की कि जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो क्या करती है, इसको जब डैमेज करेगी तो इसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये उसको विथस्टैंड कर जाएगा या ये उसको क्या कर जाएगा, टॉलरेट कर जाएगा। Tolerant varieties increase the economic threshold level for insect pest and prevent the development of pest biotypes। मतलब कि वही है कि जब इसमें इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब है कि जितना जल्दी हमने स्प्रे करना था ना उतना जल्दी स्प्रे करने की जरूरत नहीं, इन वेराइटीज में थोड़ा लेट स्प्रे करोगे क्योंकि वो टॉलरेट कर जा रही है, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर है सबको, बताइए। अब मुझे आपको कुछ फैक्ट्स करवाने हैं, लेकिन फैक्ट के साथ साथ मुझे आपको एक चीज भी असाइनमेंट में देनी है, वो है मैं आपको खुद भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं करवाऊंगी, मैं भी करवाऊंगी, लेकिन फिर भी एक तरह से आई वांट कि आप भी तैयारी करो। वो टॉपिक हम थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल कंट्रोल। तो आपने इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है, मैं भी करवाऊंगी लेकिन खुद भी पढ़ना, ठीक है। क्या क्या कवर करना है, देखो इंसेक्टिसाइड की क्लासिफिकेशन, केमिकल के नाम एंड ट्रेड नेम, इतना सा तो कर ही लोगे, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। ओके चलिए,
अब बारी है कुछ फैक्ट्स की जिनको हम यहीं से कवर कर लेंगे। रिलेटेड टू आईपीएम है तो मैं सोच रही हूँ शुरू में ही कवर करवा देती हूँ, चलेगा? चलिए, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है? फर्स्ट हमारे पास में है कल्चरल कंट्रोल, और कल्चरल कंट्रोल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंट वेराइटीज की। कल्चरल कंट्रोल में हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल है रेजिस्टेंट वेराइटीज में किसका? रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स का। किसके कंट्रोल के लिए? ग्रेप वाइन में फाइलोक्सेरा डिजीज के लिए। कहां पे आई थी ये? यूरोप में। ठीक है जी, लिख लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डिगिंग, खोदना, नालियां या पतले गड्ढे या लाइंस खोदना, है ना? डिगिंग डीप ट्रेंचेस फॉर मूविंग बैंड्स ऑफ लोकस्ट। ठीक है, मूविंग बैंड्स ऑफ लोकस्ट के लिए हम क्या करते हैं? डीप ट्रेंचेस डिग करते हैं। ठीक है, हेयरी कैटरपिलर के लिए भी यही करते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो, हेयरी कैटरपिलर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भी पॉलीफेगस पेस्ट में। ठीक है, एक ये भी लिख लो, हेयरी कैटरपिलर। इन्हीं के लिए एक और चीज भी की जाती है, हाई शीट टिन बैरियर्स को रेज किया जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट भी लिख लीजिए। फाइलोक्सेरा की वजह से क्या हुआ था? यूरोप में बहुत डैमेज हुआ था ग्रेप वाइन को, है ना? तो उसका कंट्रोल कैसे किया गया था? प्योरली रेजिस्टेंट वेराइटीज से किया गया था। लिख लीजिए पॉइंट भी। ठीक है, सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट है, हेमिप्टेरा में आता है फाइलोक्सेरा। चलिए, अगला हमारे पास में है अर्ली प्लांटिंग। किस किस के लिए की जाती है? एक तो आपको हो गया राइस लीफ फोल्डर, गॉल मिर्च, सॉरगम शूट फ्लाई। ठीक है, अच्छा, उसके लिए भी होती है चिकपी में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है जी, ये एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए।
ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। wider spacing in case of brown plant hopper, या इसको कैसे बोल सकते हैं, अवॉइड क्लोज स्पेसिंग, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अवॉइड क्लोज स्पेसिंग। ठीक है, अगला मल्चिंग, कल्चरल में ही अगला एग्जाम्पल, मल्चिंग किसके केस में यूज की जाती है, शुगर केन के अर्ली बोरर में। मल्चिंग भी करेंगे और फ्रीक्वेंट इरिगेशन भी देंगे, और फ्रीक्वेंट इरिगेशन भी देंगे। ठीक है, लिख लोगे तो बताना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो एक जगह पे आपको सारे एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, अब पढ़ना है सिर्फ, है ना। सब कुछ करवा दिया, एक केमिकल वाला पार्ट बचा है, वो भी करवा दूंगी बीच में। चलिए अगला, ड्रेनेज। किसके केस में करते हैं, जैसे कि राइस केस वॉर्म है। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट या फ्लडिंग, जो आपके सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स हैं। अगला, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फील्ड। किसके लिए, ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए। ठीक है जी, लग गया पता, नोट कर लिया यहां तक। वाइड बैक प्लांट हॉपर के लिए भी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, या ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ द फील्ड। अगला, ट्रैप क्रॉप। तो आपको पता है ट्रैप क्रॉप में, जैसे कि हम बात करते हैं मस्टर्ड की, मस्टर्ड को ट्रैप क्रॉप यूज किया जाता है फॉर डायमंड बैक मॉथ, डीबीएम। कैबेज वगैरह में सुना होगा आपने इसका नाम, डायमंड शेप्ड इसकी जो विंग्स होते हैं उस पे निशान होते हैं, हाँ। तो ये जो डीबीएम है, डायमंड बैक मॉथ है, इसके लिए ट्रैप क्रॉप हम मस्टर्ड यूज करते हैं। ओके, लिख लीजिए वाला पॉइंट भी। अगला, कैस्टर को ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं किस चीज के लिए, टोबैको कैटरपिलर के लिए। क्या नाम है इसका, स्पोडोप्टरा लिटूरा, स्पोडोप्टरा लिटूरा। ठीक है,
एक बता दिया मस्टर्ड जिसको हम डीबीएम के लिए यूज करते हैं, एक बताया कैस्टर जिसको हम टोबैको कैटरपिलर के लिए यूज करते हैं ट्रैप क्रॉप। ठीक है, अगला ओकरा को ट्रैप क्रॉप कहाँ यूज करते हैं? कॉटन के स्पॉटेड बॉलवर्म में या फिर एरियाज स्पीशीज में। एरियाज विटेला सुना होगा आपने, तो उसके केस में हम ओकरा को यूज करते हैं। ये जो मैं लिखा ना मस्टर्ड, ये ट्रैप क्रॉप है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसको यूज कर रहे हैं, किसका अगेंस्ट यूज कर रहे हैं? अगेंस्ट दीज। लिख लो, फिर आगे करते हैं डिस्कस इसी को फर्दर। ठीक है, तो यहीं पे मैक्सिमम मैनेजमेंट्स करवा रही हूँ ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना हो, एक ही बार में हम मैक्सिमम मैनेजमेंट्स यहाँ पे कवर कर लें। ठीक है जी, तभी मैं ये टॉपिक आपको करवाना चाह रही थी बहुत दिन से। चलिए, अगला है इंटरक्रॉपिंग। टोमेटो विद कैबेज 1:1। कैबेज में आता है आपका डीबीएम, डायमंड बैक मॉथ, तो साथ में लगा देंगे हम टोमेटो। ये इंटरक्रॉपिंग होती है किसके लिए? फॉर डायमंड बैक मॉथ। पूरा लिखना आपने, है ना, बाद में भूल जाओगे फिर पूछोगे मैम मुझे याद ही नहीं आ रहा। डायमंड बैक मॉथ डीबीएम, ठीक है, तो ये हम करते हैं डीबीएम के लिए, डायमंड बैक मॉथ के लिए। अगला कॉटन विद काउपी फॉर स्पॉटेड बॉलवर्म। देखो इसको हम क्यों करते हैं कॉटन को काउपी के साथ में? क्योंकि जो कॉक्सिनेला होता है ना वो अट्रैक्ट होता है यहाँ पे। तो कॉक्सिनेला क्या है? नेचुरल हमारे लिए एनिमीज हैं, अच्छे हैं हमारे लिए कॉक्सिनेलिड्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉटन के साथ में काउपी को क्या करते हैं? इंटरक्रॉप करते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोरिएंडर एंड ब्रिंजल, 2 रोज कोरिएंडर की लगा दी, ब्रिंजल की 2 रोज के बीच में। ये किस लिए होता है हमारा? ब्रिंजल में बोरर के लिए, ल्यूसिनोड्स ऑर्गोनेलिस। ठीक है, बोरर के लिए इसको करते हैं यूज। शूट एंड फ्रूट बोरर। लिख लिया यहां तक? लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट, ट्रिमिंग ऑफ फिल्ड बंड्स। ये तो आपको पता है ग्रास हॉपर के लिए करते हैं, ये हम ग्रास हॉपर के लिए करते हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट, और जो मैंने पिछली बार भी करवाए हैं वो भी। ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे सही है ना कि सारे फैक्ट्स एक ही बार में करवा दिए इसके,
तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मैं क्रॉप कराऊंगी तो आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर एक मैनेजमेंट को आप ढूंढ रहे हो और उसको फिर एक जगह पे लिख रहे हो, पिक कर रहे हो कि कल्चरल में क्या था, इसमें क्या था। एक जगह करवा दिया है, आपका काम है अब इसको सिर्फ पढ़ना। इतना तो आप कर ही लोगे ना सब। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके। लिख लो फटाफट से, लिख लोगे तो बताना, फिर आगे करते हैं डिस्कस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स करवा रही हूँ। फिजिकल तो हमने कर ही लिया, ट्रैप्स वगैरह। नाउ अब हम बात करेंगे मैकेनिकल मेथड्स की। मैकेनिकल मेथड्स में जैसे कि फर्स्ट है मैनुअल पिकिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैनुअल पिकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी विजिबल स्टेजेस ऑफ द इंसेक्ट है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, जो भी विजिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लार्वे ऑफ कट वॉर्म्स अगर दिख रहे हैं, या फिर हमें बीटल्स दिख रही हैं, या उनके ग्रब स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मैनुअली पिक करते हैं। दूसरा, बीटिंग विद स्टिक, डंडे से मारना। जैसे कि लोकस्ट बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं ना, तो लोकस्ट को तो वैसे भी कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास बीटिंग विद स्टिक्स, आज इसके बारे में बात करेंगे भी हम पॉलीफेगस पेस्ट में। तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, लोकस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला शेकिंग द ट्री। तो शेकिंग द ट्री हम किसके लिए करते हैं, जिसके भी अडल्ट पेड़ों पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि शेक करके वो अडल्ट नीचे गिर जाएं, हम उनको कलेक्ट कर लें और मार दें। जैसे कि व्हाइट ग्रब के अडल्ट की बात करते हैं, जो अडल्ट बीटल हैं वो पेड़ों पे फीड करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ट्री को शेक कर सकते हैं और जो अडल्ट नीचे गिरे उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगेन आपको एक और आ गया, शेकिंग द ट्री। अगला, सीविंग एंड विनोइंग। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, आटा चावल को घर पे छांटते हैं ना, सीविंग एंड विनोइंग करते हैं ना, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए। ठीक है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए। अगला, बैगिंग या फिर रैपिंग ऑफ द फ्रूट। किसके केस में, पोमीग्रेनेट, बटरफ्लाई या फिर सिट्रस बटरफ्लाई के केस में, है ना। बैगिंग कर देते हैं, रैपिंग कर देते हैं ताकि एगलिंग ना हो सके, प्रिवेंट हो कर सके हम।
ठीक है जी, कर लोगे नोट तो बताना। एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, फेंसिंग लगाते हैं ना हम, जैसे कि रैट्स वगैरह के लिए या वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है जी, नाउ लिख लो, अच्छा लिखा नहीं होगा आपने, लिख लो फटाफट से, नोट कर लो। ठीक है, इनको पढ़ते रहना, फैक्ट्स को, इजी है, एक ही बार में कवर हो जाएंगे। नाउ एक्सोटिक पेस्ट, अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल पढ़ रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पहले, कि कौन कौन से हमारे पास में पेस्ट हैं जो कि यहां नहीं थे और बाहर से आए हैं। अच्छा, कंट्रोल लिखना है इधर। अब हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, कौन कौन से पेस्ट हमारे पास में यहां नहीं थे, बाहर से कौन कौन से पेस्ट आए हैं, वो सारे आपके एक्सोटिक पेस्ट में आ जाते हैं। जैसे कि वुली एप्पल, एफिड, सेंजोज स्केल। बताओ इसका नाम, कल ही बताया दोनों के नाम, फटाफट से चैट सेक्शन में नाम बताओ दोनों के, कल ही बताए हैं, बोलो बोलो। एरियोसोमा लेनिजेरम, इंग्लैंड। ठीक है, यूरोप। क्वाड्रा स्पीडियोटस, ठीक है, क्वाड्रा स्पीडियोटस परनीशियोसस, परनीशियोसस। ठीक है जी, नाम नहीं बताया किसी ने, है ना, लिख लो अब इस नाम को, चाइना से। अगला कॉटनी कुशन स्केल, आइसरिया परचेजी, आइसरिया ठीक है, कॉटनी कुशन स्केल, आइसरिया परचेजी। ये भी ऑस्ट्रेलिया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया है। एक और इंपॉर्टेंट पेस्ट है, दैट इज, सुना होगा आपने, पीटीएम, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ये नाम ना साथ साथ में याद कर लेना है, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ इंपॉर्टेंट पेस्ट है। थॉरीमिया ओपर्क्यूलेला, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पीटीएम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, थॉरीमिया ओपर्क्यूलेला, इटली से, यूरोप से, यूरोप से, ठीक है, इटली से। ओके, ठीक है जी।
फटाफट से स्पेलिंग्स लिख लो, जाके याद भी करने हैं नाम, ठीक है। और उसके बाद में ये सारा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम पॉलीफेगस पेस्ट शुरू करेंगे। अगला डायमंड बैक मॉथ, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, डायमंड बैक मॉथ डीबीएम, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, हाँ जी ठीक लिखा है, यूरोप, ठीक लिखा है, ठीक है। हम्म, फॉल आर्मी वॉर्म, स्पोडोप्टरा फ्रूजीपर्डा, फॉल आर्मी वॉर्म अमेरिका, ठीक है। नंबर ऑफ पेस्ट हैं वैसे तो, मैं आपको जो जो आपको याद करने वाले हैं या जो जो आप पढ़ने वाले हो उनको पहले ही करवा रही हूँ। वैसे बहुत सारे पेस्ट हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो भी मेजर मेजर हम कवर कर सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए हो गया, लिख लिया, जल्दी से बोलो, फिर आगे बात करनी है हमने। नाउ DPPQS कहाँ है बताओ, कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, बताइए। आंसर बताइए, कहाँ पे है DPPQS? ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। फरीदाबाद बेटा, 1914, कंफ्यूज हो गए ना, DPPQS है 1946, 1914 है डीपा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ठीक है जी, हाँ बैरी, फरीदाबाद सही बोल रहे हो। चलो अब बताओ ये कहाँ है? ये भी बताना कहाँ है, और ये भी बताना कहाँ है। चलो बताओ, तीनों चीजें बताओ, कौन सी चीज कहाँ है, फटाफट से बताना।
आंसर्स आ गए। दो ही बच्चों के आंसर आए हैं, किसके? इत्तेफाक के, और एक आंसर आया शीतल का, एक आया बैरी का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? एक ही तो तरीका होता है हमारे क्लास में बात करने का। फिलहाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताते हो, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। मुझे क्या था, मैंने आपको फैक्ट्स कैसे दे देने थे? टाइप करके पकड़ा देने थे कि पढ़ते रहो। बट ऐसे करके मुझे लगता है आप साथ साथ में पढ़ भी लोगे लाइन टू लाइन, और आपको याद भी हो जाएगा। एक बार में पूरी स्लाइड पढ़ लेंगे अगर हम फैक्ट्स की, तो हो सकता है आधी चीजें आपको याद भी ना रहे। धीरे धीरे करके पता चलता है कि हाँ, एक एक फैक्ट पढ़ रहे हो तो याद भी रहता है जो जो आप लिखते हो। आंसर ही नहीं करते हो। हाँ जी यश, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, कर लो नोट अब। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है बेसिकली ना, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये देहरादून है। अच्छा, लिख दिया है, ये फॉरेस्ट के जर्म प्लाज्म के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। लिख लियो। नाउ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स, बस दो चार बचे हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ वैक्सेस, ओहो, इन केस ऑफ डायमंड बैक मॉथ, presence of waxes in case of diamondback moth, right? Trichomes in case of soybean varieties are resistant to leaf hoppers, एम्पोएस्का स्पीशीज, ठीक है। ट्राइकोम्स होंगे अगर सोयाबीन में, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं एम्पोएस्का फैबे के लिए। लिख लीजिए ये पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल तो बता दिए, डेम्बो एंड मेज वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस वैक्सेस in case of brown plant hopper in rice. Surface waxes in case of BPH in rice. Round shape onion varieties में, in case of thrips, ठीक है, in case of thrips.
लिख लो इन पॉइंट्स को। इकट्ठे करवा रही हैं सारे, ठीक है। राइस वैरायटी TKM6, इसमें पाया जाता है पेंटाडेकेनॉल, और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है हमें अगेंस्ट बोरर्स, ठीक है। हाँ, लिख लो इस पॉइंट को भी। अगला, ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड चिकपी में पाए जाते हैं। किसके लिए? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, लिख लीजिए। यही एग्जांपल्स हैं आपके होस्ट रेजिस्टेंस के। कंप्लीट कर लो इसको। अब हम बात करेंगे पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में, ठीक है। इसको फटाफट से कंप्लीट कर लो इन एग्जांपल्स को। बायोलॉजिकल कंट्रोल तो मैंने आपको करवा दिया है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बात करते हैं। सारी वो मैंने आपको टेबल्स भी दे दिए थे बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले। माइक्रोबियल कंट्रोल भी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में। चलो, मैक्सिमम एग्जांपल्स कर लिए। अब हम एक केमिकल कंट्रोल बचा है, वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के एंड में कि कल करना है या फिर अगली बार करना है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम पॉलीफेगस पेस्ट की बात करेंगे। और पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे पेस्ट जो बहुत सारे होस्ट प्लांट पे फीड करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीफेगस पेस्ट। बताओ एग्जाम्पल क्या क्या है, बताइए फटाफट से। अब हमारा फैक्ट वाला पार्ट तो खत्म हो गया। बताओ कौन कौन से प्लांट्स हैं ऐसे जो पॉलीफेगस पेस्ट, कौन कौन से पेस्ट हैं ऐसे जो पॉलीफेगस हैं बेसिकली, या बहुत सारे प्लांट्स पे फीड करते हैं। बताओ नाम क्या क्या है, कौन कौन से पता है आप लोगों को, बताइए। बताओ बताओ। हम्म, बताइए बताइए कौन कौन से ऐसे। हम्म, एक तो पता होगा बेटा, हाँ हेलिकोवर्पा थे, आप ठीक बोल रहे हैं। बाकी लोग भी बताओ, आशीष, शीतल, बेरी, जितने बच्चे क्लास में, बताओ। एक एक नाम तो बताओ, एक एक पेस्ट भी बताओगे ना तो भी काम चल जाएगा। बाकी देखो, आपने एफिड सुना होगा, थ्रिप्स सुना होगा, टर्माइट्स के बारे में सुना होगा, है ना, व्हाइट फ्लाई के बारे में सुना होगा, सारे पॉलीफेगस पेस्ट में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एफिड के बारे में कि होते क्या है, बेसिक से चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम, और जो डिटेल है जैसे कैसे डैमेज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट। हाँ, टर्माइट्स भी पॉलीफेगस में, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक बोल रहे हो आशीष। चलिए, हाँ ठीक है शीतल, साक्षी ठीक है, ओके, अंकुश सही है, हाँ शीतल ओके, ठीक है। अब देखो लोकस्ट भी इसमें आते हैं, सही है।
अब ये जो पॉलीफेगस पेस्ट हैं, कैसा इनका लाइफ साइकिल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनरल से डिस्कशन करेंगे। रीजन बिंग, क्योंकि हम क्रॉप पेस्ट को जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा पेस्ट कैसा है या कैसे डैमेज कॉज करता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जो मेजर पॉइंट्स है उसको हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो एफिड्स की बात करते हैं। एफिड्स क्या होते हैं? आपके सैप को सक करने वाले पेस्ट होते हैं, टाइनी पियर शेप्ड पेस्ट होते हैं। यंग प्लांट्स की जो न्यू लीव्स है, टेंडर लीव्स है, वहां से सैप को सक करते हैं। ये इनका फीडिंग का मेथड है। अब एफिड की शक्ल देख लो पहले तो, ठीक है। अब एफिड, जब भी आप एफिड की बात करते हैं, और मेरे पास इसके कुछ वीडियोस भी हैं वैसे एफिड्स वगैरह की, बीच में देखूंगी जब टाइम लगेगा आपको दिखाएंगे। तो जो एफिड होते हैं ना, एफिड बेसिकली टाइनी इंसेक्ट्स हैं, और ये क्या करते हैं? हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं। हनी ड्यू क्या होता है? एक शुगरी सब्सटेंस होता है जिसके लिए एक फंगस अटैक करता है, सूटी मोल्ड। तो यहाँ पे जो एफिड्स हैं ये भी क्या करते हैं? हनी ड्यू को सिक्रीट करते हैं। सबसे कॉमन स्पीशीज एफिड्स की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा माइजस पर्सिके, जो है ग्रीन पीच एफिड, एफिस गॉसिपाई जो कॉटन एफिड्स हैं या मेलन एफिड्स हैं, एंड मैक्रोसिफोनियला सेनबोर्नी जो क्राइसेंथेमम एफिड है। अलग अलग एफिड्स हमारे पास में नंबर ऑफ एफिड्स हैं, लेकिन कुछ कॉमन नाम मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। इनके जो नेचुरल एनिमीज हैं, जैसे कि हमने कॉक्सिनेलिड्स की बात की थी, कॉक्सिनेलिड्स क्या है? इनके बेसिकली नेचुरल एनिमीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एफिड्स की फोटोज देख सकते हो, अलग अलग एफिड्स की फोटो दिखाई हुई है। और यहाँ पे क्या है? जैसे वो मोल्टिंग करते हैं ना, तो मोल्टिंग के बाद में उनका स्किन जैसे बाहर रह जाता है, तो वो इन्होंने डाइट जो आपका एफिड है उसके बाद जो स्किन रह गया वो दिखाई हुई है, ठीक है। इनके ऊपर जब दूसरे एनिमीज अटैक करते हैं, जैसे यहाँ पे एनिमीज दिखाए हैं, तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी है जो ड्राइड है यहाँ पे, उस पे ना छेद देखने को मिलता है। तो बेसिकली वही यहाँ पे दिखाया पैरासिटिज्म ऑफ एफिड्स। नेक्स्ट हमारे पास में थ्रिप्स। अब थ्रिप्स क्या होते हैं? थ्रिप्स भी आपके बेसिकली पॉलीफेगस पेस्ट में आते हैं, और अगर हम इनकी ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या है? थाइजेनॉप्टेरा। फ्रिंज्ड विंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब थ्रिप्स में क्या है? हमने बोला था राइट मैंडिबल एब्सेंट है, यानी कि थ्रिप्स के जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल हैं। तो ये क्या करते हैं? चीजों को बेसिकली खुरचते हैं, और फिर जो सैप निकलता है उसको ये खा लेते हैं। तो थ्रिप्स के केस में क्या होता है? ये स्क्रैप करते हैं सरफेस को, एंड देन दे सक द सैप, यानी कि टिश्यू को लेसरेट करते हैं या फिर स्क्रैच करते हैं, और इसकी वजह से हमें व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्रिप्स के केस में क्या है? निम्फ और अडल्ट्स दोनों ही क्या करते हैं? डैमेज कॉज करते हैं। जो यंग लीव्स हैं या जो भी लीव्स हैं उनको क्या करेंगे? स्क्रैप करेंगे सरफेस को, और जो सैप निकलेगा उसको ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। और आप देखेंगे कि लीव्स के केस में आपको व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं, और अल्टीमेटली जो फ्लावर्स हैं वो ओपन ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके थ्रिप्स की क्या है? डैमेज है। राइट मैंडिबल इज एब्सेंट, सो एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, तभी they scrape the surface and suck the sap, ठीक है जी। फोटोज देख सकते हैं साथ साथ में। अगला हमारे पास में है रेड हेयरी कैटरपिलर। रेड हेयरी कैटरपिलर का कॉमन नेम है एम्सेक्टा मुरय। रेड हेयरी कैटरपिलर कॉमन नाम क्या है? एम्सेक्टा मुरय। अब एम्सेक्टा मुरय की अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में क्या होता है? जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है, उसकी पूरी बॉडी पे लाल रंग के, आप देखोगे इस तरह से पूरी बॉडी पे मल्टीपल हेयर प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे बाल प्रेजेंट होंगे, और
जो इसका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है वो रेड होता है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो अडल्ट इसका मॉथ है, ये इसका कैटरपिलर है, तभी इसका नाम हमने, देखो ये स्कारलेट रेड है ना, ब्लैक कलर के बैंड्स यहाँ दिख रहे हैं, तब इसका नाम हमने क्या रखा है, रेड हेयरी कैटरपिलर रखा है। ठीक है जी। ओके, तभी हमने इसका नाम क्या रखा है, रेड हेयरी कैटरपिलर रखा है। अगला हमारे पास में व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब के और भी साइंटिफिक नेम्स हैं, एक मैंने यहां पे दे दिया है, होलोट्राइकिया कॉन्सेंगिनिया। ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं व्हाइट ग्रब की, व्हाइट ग्रब की खास बातें क्या है, यहां पे आप देख सकते हो लार्वे, ठीक है, और इसमें जो डैमेज कॉज करते हैं वो मेनली जो लार्वे हैं फील्ड में डैमेज कॉज करते हैं। नेशनल पेस्ट इसको कंसीडर किया गया है और इसकी एक साल में एक ही जनरेशन होती है, एक साल में एक ही जनरेशन होती है। लेकिन इसके जो ग्रब होते हैं, जो ओल्डर इंस्टार्स होते हैं, वो बहुत खाते हैं, बहुत डैमेज कॉज करते हैं। सिडलिंग्स को वो नीचे से काट देते हैं, मिट्टी में काट देते हैं, और जब इनको प्यूपेट करना होता है तो ये मिट्टी में और भी डीपर लेयर्स में चले जाते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं, प्यूपेट करते हैं। एग्स की बात करें, एग की लेइंग कहाँ हो रही है, तो जो सैंडी सॉइल्स हैं वहां पे ये क्या करते हैं, एग की लेइंग करते हैं। मॉनसून की स्टार्टिंग के टाइम पे डैमेज दोनों ही कॉज करते हैं, अडल्ट्स भी और ग्रब्स भी। जो ओल्डर इंस्टार्स हैं वो ज्यादा डैमेजिंग है, 3 इंस्टार इसमें पाए जाते हैं, तो सेकंड और थर्ड इंस्टार ज्यादा खाता है, ज्यादा डैमेज कॉज करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो एग, ग्रब्स, प्यूपा एंड अडल्ट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलती है। ये इसका लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल में आप लोग देख सकते हैं कि एक साल में इसके एक ही जनरेशन आपको देखने को मिलती है। बिटल ने एग ले किए, देन ग्रब्स आपके क्या कर गए, हैच कर गए वहां पे, और उसके बाद में वहां पे मोल्टिंग हुई, 3 इंस्टार्स हमें देखने को मिले, देन प्यूपा बन गया और उसके बाद में ये अडल्ट एमर्ज कर गए। तो 3 इंस्टार्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। मॉनसून के टाइम पे बिटल्स एमर्ज करते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया, जुलाई अगस्त के टाइम पे। एग सॉइल में देते हैं, 2 से 7 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, हर एक फीमेल 4 से 40 एग्स देती है अपने लाइफ स्पैन में, और प्यूपेशन होता है, राइट। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला हमारे पास में है लोकस्ट। अगला हमारे पास में लोकस्ट। क्या क्या पता है आपको लोकस्ट के बारे में, बताइए क्या क्या पता है लोकस्ट के बारे में, बताओ भाई क्या क्या जानते हो। तो देखो, लोकस्ट का जो लिटरल मतलब होता है वो होता है प्लेग, और हिस्ट्री में भी इसने बहुत सारे डैमेजेस क्या किए हैं, कॉज किए हैं। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की, तो आपको पता है वहां पे जो लोकस्ट आउटब्रेक्स हैं वो बहुत बहुत मेजर रहते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से लोकस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि बॉम्बे लोकस्ट है, इसका नाम क्या है, पतंगा संसिंक्टा। डिजर्ट लोकस्ट शिस्टोसेरा ग्रिगेडिया। माइग्रेटरी लोकस्ट लोकस्टा माइग्रेटोरिया। ठीक है जी, राइट। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, ये इन स्पीशीज को नोट कर लो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, डेजर्ट लोकस्ट, राइट। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर आप सबको पता है, ऑर्थोप्टेरा इसका ऑर्डर है।
फैमिली की बात करें, एग्रीडिडेस की फैमिली है। इन तीनों स्पीशीज को नाम को नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कर लिया नोट। नाउ अब देखो लोकस्ट में क्या होता है, फोटोज भी सामने दी गई हैं। लोकस्ट में क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं स्वॉर्मिंग फेज ऑफ ग्रास हॉपर है। स्वॉर्मिंग फेज ऑफ ग्रास हॉपर बोला जाता है कि शॉर्ट हॉर्न्ड आपके लोकस्ट होते हैं जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा फीड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शंस होती हैं जो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जब दो लोकस्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का एक्सचेंज करते हैं। और उन केमिकल्स का एक्सचेंज होने के बाद में क्या होता है, ये ग्रिगेरियसली फीड करना शुरू कर देते हैं। ग्रिगेरियस फीडिंग समझते हो कि बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये जो आपके लोकस्ट होते हैं, तीन टाइप के हमने बोले, डिजर्ट, माइग्रेटरी एंड बॉम्बे लोकस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बोला कि जो आपका डिजर्ट लोकस्ट है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकस्ट है। यहां पे आप लाइफ साइकिल की बात करेंगे। अब लाइफ साइकिल में क्या होता है, लोकस्ट जब एगलिंग करता है तो इसकी जो फीमेल होती है वो सैंडी सॉइल में एग ले करती है। अब सैंडी सॉइल में कैसे एग ले करेगी, जो इसका ओवी पॉजिटर है उसको सॉइल में इंसर्ट करेगी और वहां पे एग केसेस में एग्स को ले करेगी, मतलब एग्स ले करेगी और उसके ऊपर एक हार्डन से कवरिंग बना देगी जिसको हम बोलते हैं एग पॉड्स। तो जो फीमेल होती है वो एग पॉड्स में एग लेइंग करती है और कम से कम 7 से 8 एग पॉड ये ले करती है। और हर एक एग पॉड में अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 100 से 120 एग्स पाए जाते हैं। तो सोच लो कितने नंबर ऑफ एग्स ये ले करती होगी। और यहाँ पे जब एग पॉड्स में उसने एग्स को ले कर दिया सॉइल में, तो आपका फिर कुछ टाइम बाद हैचिंग हो गई, निम्फ्स निकल गए और उसके बाद में आप देखोगे ये फुली फ्लैश्ड हमारे पास अडल्ट बन जाता है। सो हमने बोला लोकस्ट आर द स्वॉर्मिंग फेज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स, कि ग्रास हॉपर्स और लोकस्ट ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बस इसमें जो आपके बेसिकली स्ट्रक्चर है या इसकी जो फीडिंग हैबिट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सो दे कैन ब्रीड रैपिडली अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड सुटेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, फटाफट से फीड करना शुरू कर देते हैं ग्रुप में। और माइग्रेटोरी, माइग्रेटोरी का मतलब होता है इधर से उधर मूव करते हैं। तो निम्फ जो होते हैं ना उसको बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो निम्फ बोलते हैं, निम्फ को हम ग्रुप को बैंड बोलते हैं। लिखा होता है निम्फ बैंड्स के अगेंस्ट ये करो, ट्रेंचेस बनाओ निम्फ बैंड्स के अगेंस्ट, अभी पढ़ा ना आईपीएम में। और अडल्ट क्या बनाते हैं, स्वॉर्म्स बनाते हैं। ये आपके ट्रैवल कर सकते हैं बहुत दूरों तक, आपको पता है लोकस्ट के आपने अटैक देखे ही होंगे। पूरी की पूरी वेजिटेशन को खा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो लोकस्ट कई बार किचन वगैरह में इन्वेड कर जाते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो लोकस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। एग की हमने बात की कि सैंडी सॉइल में करेगा। एक फीमेल आपकी 11 एग पॉड तक ले कर सकती है और हर एक एग पॉड में ऑलमोस्ट 80 से 120 से 80 से 100 या 100 से 120 एग्स होते हैं। लोकस्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचिंग करनी है, अभी डिस्कस किया। और ये जो ट्रेंचिंग होती है रेड हेयरी कैटरपिलर के लिए भी यूज की जाती है। इसके अलावा लोकस्ट के लिए हम फ्लेम थ्रोअर्स यूज करते हैं, आग लगा देना, फ्लेम थ्रोअर भी यूज करते हैं इसके लिए। ग्रुप में है ना तो बहुत मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1933 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर का है फरीदाबाद में, ठीक है। LWO लोकस्ट वार्निंग स्टेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, फरीदाबाद में।
ठीक है जी। अगला हमारे पास में टर्माइट्स, हाँ स्टिक से भी मारते हैं, बीटिंग विद स्टिक भी करते हैं लोकस्ट में, ठीक है। अगला हमारे पास में टर्माइट, छोटा सा पार्ट बचा है, थोड़ा सा ही है ये, तो ज्यादा नहीं है। कटवर्म्स है, टर्माइट है, ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा हमारा कवर, टर्माइट कवर कर लेते हैं एटलीस्ट। चलिए अब बात करते हैं टर्माइट की। टर्माइट को हम व्हाइट आंट भी बोल देते हैं, और टर्माइट का जो नाम है ओरोंटोटर्मिस ओबिसिस। इसके लिए मेन चीज क्या है, इसके लिए हम इरिगेशन करते हैं। अब टर्माइट्स भी क्या है, हमारे सोशल इंसेक्ट्स हैं। हनी बी पड़ी थी, वो भी सोशल इंसेक्ट्स थी, आंट्स भी सोशल इंसेक्ट्स हैं, टर्माइट्स भी सोशल इंसेक्ट्स हैं। कहाँ पे ये रहती हैं, जो इनका घर होता है जिसको हम टर्मिटोरिया बोलते हैं, टर्मिटोरियम या माउंड भी बोलते हैं, टर्मिटोरियम या फिर माउंड बोलते हैं। तो घर पे कौन कौन रहता है, राजा रहता है, रानी रहती है, सोल्जर्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें स्टेराइल कास्ट कौन कौन सी हैं, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। जितना भी घर का काम है सारा का सारा काम वर्कर्स करते हैं। चाहे खाना लाना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है वो आपका वर्कर करते हैं। जो डैमेज कॉज करते हैं आपके सबसे ज्यादा, वो वर्कर डैमेज कॉज करते हैं। सोल्जर्स क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और सोल्जर्स के पास में स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं कॉलोनी का। रिप्रोडक्टिव कास्ट में किंग होता है, क्वीन होती है। क्वीन क्या करती है, हाँ इनका भी साम्राज्य होता है जी। क्वीन क्या करती है, माउंड में बिल्कुल सेंटर में रहती है राजा के साथ में, जिसको बोलते हैं रॉयल चैम्बर, जिसको क्या बोलते हैं, रॉयल चैम्बर बोलते हैं। तो क्वीन कहाँ रहती है, सेंटर में रहती है, और क्वीन आपकी सिंगल रहती है और लार्ज साइज में होती है। क्वीन की कैपेसिटी होती है कि वो 2-3 सेकंड में एक एग ले कर सकती है। एवरेज लेके चलें तो 30,000 से लेके 40,000 अंडे अपने पर डे ले करती है। इसीलिए क्वीन को हम क्या बोलते हैं, टर्माइट की एगलिंग मशीन। लिख लो इस पॉइंट को, टर्माइट की क्वीन को क्या बोलते हैं, एगलिंग मशीन। लिख लो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। एगलिंग मशीन किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ टर्माइट को। राइट। किंग, किंग भी कहां रहता है, कॉलोनी में रहता है, और क्वीन के साथ में एगलिंग करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेट विद द क्वीन। तो क्या है, राजा है, रानी है, और उसके अलावा कुछ वर्कर्स हैं। वर्कर्स जो होते हैं ना, वो आपके ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपके आगे फर्दर इतने मैच्योर नहीं हो पाते, इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो सारा काम वो करते हैं, और हमारे पास में जो सोल्जर्स हैं वो डिफेंस का काम करते हैं। तो टर्माइट्स क्या है, वो सेलुलोज पे फीड करती हैं। तो FYM, इसीलिए हम बोलते हैं कि टर्माइट्स के केस में हमने कैसा करना है यूज, वेल रॉटन करना है यूज, क्योंकि अगर सेलुलोज प्रेजेंट होगा अनडिकम्पोज्ड FYM में, तो टर्माइट वहां पे आएगा, ग्रोथ करेगा। और जहां पे टर्माइट रहता है उसको माउंड बोलते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। राइट, छोटा सा पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं टर्माइट्स का, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही मैंने आपको दे दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका किंग है, क्वीन है, एग है, लार्वे है, निम्फ है, वर्कर है, सोल्जर्स हैं। कुछ आपके एलेट मतलब कि जो विंग्स के साथ में है, कुछ डी एलेट हैं जो नॉन विंग्स के साथ में। तो कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट होती हैं, जैसे मान लो किंग मर गया या क्वीन मर गया, उसको रिप्लेस कौन करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट उनको रिप्लेस करती है। राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज कैटरपिलर। कैटरपिलर आपके सबसे ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। कटवर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो कटवर्म्स आपके जो इसके बेसिकली यंग स्टेजेस हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कैटरपिलर की। तो कटवर्म में जो यंग स्टेजेस हैं, कैटरपिलर हैं, ये आपके जो कटवर्म्स हैं ये आपके डैमेजिंग है। सीडलिंग को ग्राउंड लेवल पे कट कर देते हैं,
सिंपल, एंड दे रिड्यूस द प्लांट स्ट्रेंथ, राइट। तो ये हमारे पास में पॉलीफेगस पेस्ट थे, ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी, डायरेक्ट फैक्ट्स थे जो हमने कवर कर लिए। लेग के पार्ट्स रह गए, लेग के पार्ट्स को कब कवर किया जाए, कर ले अभी कवर लेग्स के पार्ट को, बोलो छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं, हो जाएगा। देखो लेग में कॉक्सा है, ट्रोकेंटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको हमने क्या बोल दिया, कॉक्सा बोल दिया। जो ट्रोकेंटर है, ट्रोकेंटर को हमने सेकंड लेग सेगमेंट बोल दिया, जो आपका थोड़ा स्मॉल होता है, 2 सेगमेंटेड होता है ड्रैगन फ्लाई में, डेमसेल फ्लाई में। फीमर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, फीमर क्या होता है आपका, लार्जेस्ट एंड स्टाउटेस्ट पार्ट ऑफ द लेग, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा स्टाउट स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है आपका, फीमर होता है। टीबिया की बात करें तो टीबिया यूजुअली क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपको डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में स्पाइंस देखने को मिलती हैं। टार्सस की बात करें, टार्सस आपका जो सब सेगमेंट्स इसके होते हैं उसको हम टार्सोमेयर बोल देते हैं। टार्सोमेयर आपके 1 से 5 हो सकते हैं, और टार्सस के पीछे आपका प्री टार्सस होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉक्सा हमने बोला कि कॉक्सा क्या है, फर्स्ट सेगमेंट है। ट्रोकेंटर क्या है, सेकंड सेगमेंट है। 2 सेगमेंट वाला होता है ये कुछ इंसेक्ट्स में, जो एक्सेप्शंस दिए हैं। फीमर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्टाउट पार्ट है। देन टीबिया क्या है, एक लॉन्ग पार्ट है लेग का, जहां पे क्या होता है, कई आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं। आगे है हमारे पास में टार्सस, और टार्सस के आगे आता है हमारे पास प्री टार्सस। अब ये जो प्री टार्सस होता है ना, आपने देखा होगा कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज जब बैठती है ना तो कुछ एडहेसिव सा स्टिकी सा फील होता है ना जब वो आपके ऊपर भी बैठती हैं। तो वो एडहेसिव एंड स्टिकी क्यों फील होता है, क्योंकि जो उनके बेसिकली पैर होते हैं, पैर के पास में पल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वो बैठती हैं तो उनके पास में क्या है, पल्वुलाई प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एडहेसिव सा लगता है। तो सिंपल सी फैक्ट्स हैं अबाउट द लेग्स कि कौन से पार्ट में क्या चीज है, एक बार देख लेना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूं एएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके फंक्शंस पता होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर कर लिए। क्या क्या कवर किया, एक तो आईपीएम हमने कवर कर लिया, एक हमें उसका एक कल्चरल कंट्रोल बचता है, अच्छा जी, आईपीएम कवर किया एक्सेप्ट कल्चरल कंट्रोल। देन पॉलीफेगस पेस्ट कवर किए, पेस्ट फैक्ट्स कवर किए, लेग्स के पार्ट्स को कवर किया, ठीक है, सारा टॉपिक हमारा आज कवर हो गया। चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि कल से पेस्ट शुरू कर दें, या आपने ये जो केमिकल कंट्रोल है ये कल ही कर लें, या बीच में करें, बताओ 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 मुझे, तो क्योंकि टॉपिक करवाना है, बोलो बोलो। अभी हमारे पास में विंग्स की मॉडिफिकेशन बची है, एंटीनी की मॉडिफिकेशन बची है, दैट्स इट, है ना। और एक ये वाला पार्ट बचा है बेसिक में, सिर्फ केमिकल कंट्रोल वाला। बोलो क्या करना है। और अभी का टाइम सही है हमारा जो अभी फिलहाल चल रहा है, और आपकी जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सटेंड होंगी कुछ दिन के लिए। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं, तो हमें बेसिक्स में टाइम लग गया कवर करते करते, और मैं चाहती हूँ पेस्ट भी बहुत अच्छे से कवर करें। ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी लेकिन कवर हो जाएगा। अच्छा, पेस्ट करने डायरेक्ट शुरू, ठीक है, ऐसा करते हैं, कल से हम पेस्ट को शुरू कर देते हैं। जो ये कल्चर या केमिकल कंट्रोल वाला पार्ट है, मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि इसको एक बार पढ़ लेना। क्या क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये मैं भी करवाऊंगी, एंड ट्रेड नेम्स, ठीक है, ये मैं भी करवा दूंगी आपको, लेकिन आपने खुद भी पढ़ना है, ओके। तो कल से हम शुरू कर रहे हैं पेस्ट्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स। कल से हम पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप को कवर करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तैयार रहिएगा नामों को पढ़ने के लिए। और हाँ, सारे बेसिक्स पढ़ के आना कल, A to Z। आज मैंने सोचा था
अगर फैक्ट्स नहीं करवाती तो थोड़ा सा टाइम बच जाता, तो हम बताते कि कैसे टेबल्स बनाने हैं, क्या करना है। बट कोई बात नहीं, कल ही डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक बार आपको बता दूंगी पेस्ट के टेबल कैसे बनाने हैं, जैसे डिजीज के बनाए थे ना वैसे ही पेस्ट के बनेंगे, बस वहां पे नाम चेंज हो जाएंगे कुछ, वो मैं बता दूंगी आपको कि कैसे कैसे बनाने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा कल बता दूंगी। ठीक है जी, यहां तक बेसिक क्लियर हुए? पहले तो मुझे ये बताओ, समझ में आया यहां तक? हम्म, यहां तक समझ में आया बेटा? बेसिक्स क्लियर हुए यहां तक? चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो जाके, टेस्ट कल से पढ़ेंगे, ठीक है।